हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम इन्फ्लेशन का अर्थ, उसकी डेफिनेशंस तथा उसके डिफरेंट टाइप्स की स्टडी कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मुद्रास्फीति के कारणों की, अर्थात कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के जो कारण हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है मौद्रिक आय बढ़ाने वाले तत्व और दूसरा है उत्पादन की मात्रा व पूर्ति घटाने वाले तत्व। क्योंकि बेसिकली जो इन्फ्लेशन है वो क्या है? इन्फ्लेशन है कि जब मनी सप्लाई अर्थात मुद्रा की मात्रा वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा की तुलना में अर्थव्यवस्था में अधिक हो जाती है तो मनी इन्फ्लेशन बढ़ती है, अर्थात एमएस ग्रेटर देन हो जाती है जीएस के, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो कम है और मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में ज़्यादा है। तो जब हम इसके कॉजेज की स्टडी करेंगे तो हम यही देखेंगे कि इसको मनी सप्लाई को बढ़ाने वाले तत्व कौन कौन से हैं और उत्पादन की मात्रा को और या पूर्ति को घटाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, क्योंकि यही फैक्टर्स इन्फ्लेशन को क्रिएट करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टडी करते हैं मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले तत्व, अर्थात मॉनेटरी इनकम अर्थव्यवस्था में किन किन कारणों से बढ़ती है। इसमें फर्स्ट है विकास व्यय में वृद्धि। देखिए, जब योजनाबद्ध विकास के लिए सरकार बहुत बड़ी धनराशि अर्थव्यवस्था में खर्च करती है ताकि अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट हो सके, तो इस प्रकार के व्यय का अर्थात एक्सपेंडिचर का शीघ्र तो कोई परिणाम या रिजल्ट नहीं निकलता। इससे जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है कि लोगों की जो मॉनेटरी इनकम है वो बढ़ जाती है। मॉनेटरी इनकम के बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है अर्थात उत्पादन की मात्रा या पूर्ति है वो शीघ्रता से नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उसके लिए टाइम लगेगा, उत्पादन में समय लगेगा और इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ चुकी है और वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा उनकी मांग की तुलना में कम है। नेक्स्ट है युद्धकालीन व्यय। जब युद्ध के लिए सरकार रक्षा उपकरणों आदि पर भारी मात्रा में अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करती है तो इस सिचुएशन में भी मॉनेटरी इनकम बढ़ जाती है और जैसे ही मौद्रिक आय बढ़ती है तो उपभोग व उत्पादक वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ पाती, क्योंकि मौद्रिक आय की तुलना में उत्पादन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। इससे भी मनी इन्फ्लेशन फैलता है। नेक्स्ट है हीनार्थ प्रबंध। देखिए, जिस तरीके से हमारी आय और व्यय होती है कि आय व्यय के बराबर हो सकती है, आय व्यय से अधिक हो सकती है और आय व्यय से कम हो सकती है, वैसे ही सिचुएशन गवर्नमेंट के साथ होती है। जब आय व्यय के बराबर है तो इस सिचुएशन में सरकार का बजट बैलेंस बजट कहलाता है, अर्थात संतुलित बजट कहलाता है, और जब आय व्यय की तुलना में अधिक होती है तो सरप्लस बजट कहलाता है, और जब आय व्यय से कम होती है तो डेफिसिट बजट कहलाता है। तो जब डेफिसिट बजट की सिचुएशन होती है तो अर्थात घाटे का बजट है, सरकार का व्यय ज़्यादा है और सरकार की आय कम है, तो सरकार इसकी पूर्ति कर सकती है ऋण लेकर, या हो सकता है कि वो टैक्सेस में बढ़ोतरी कर दे। लेकिन इन दोनों ही सिचुएशन से भी यदि घाटे के बजट को पूरा नहीं किया जाता तो जो गवर्नमेंट नेक्स्ट ऑप्शन अपनाती है वो यह है कि वो नए नोट छापकर इसकी पूर्ति करती है। तो जब नए नोट छापकर घाटे के बजट की पूर्ति की जाती है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिसिट फिनेंसिंग अर्थात हीनार्थ प्रबंध। इसके परिणाम स्वरूप नए नोट छापे जा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, और जैसे ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी लोगों की मौद्रिक आय भी बढ़ जाएगी, और लोगों की मौद्रिक आय बढ़ने से वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी जबकि उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इस सिचुएशन में मनी इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण को प्रोत्साहन।
जब देश का केंद्रीय बैंक सरकार के आदेश के अनुसार साख निर्माण को प्रोत्साहन देता है, अर्थात वो बैंक रेट में कमी कर देता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की क्रियाएं अपनाता है, तो इस प्रकार से देश की बैंकिंग व्यवस्था को अधिक साख निर्माण की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और साख निर्माण से, क्रेडिट क्रिएशन से लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और जैसे ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मनी इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक्स द्वारा क्रेडिट क्रिएशन। जब कॉमर्शियल बैंक्स भी अधिकाधिक मात्रा में क्रेडिट क्रिएशन करते हैं तो ये भी एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के समान ही होता है और इससे भी मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है, जो कि मनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन को क्रिएट करती है। नेक्स्ट है करों में छूट। यदि सरकार करों में छूट दे देती है तो जो मौद्रिक आय सरकार को प्राप्त होती कर के रूप में वह लोगों के पास ही बची रह जाती है और उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ पाएगी और ये सिचुएशन भी मनी इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगी। नेक्स्ट है उधार कार्यक्रमों में ढील व पुराने ऋणों तथा ब्याज का भुगतान। जब सरकार जनता से ऋण या उधार लेने के कार्यक्रमों में तो ढील दे देती है और पुराने ऋणों और उनके ब्याज का भुगतान कर देती है, अर्थात सरकार जनता से ऋण नहीं लेती, उसे रिलैक्सेशन दे देती है और जो पुराने ऋण लिए गए थे उनका भुगतान कर देती है जनता को, या जो ब्याज बन रहा है उसका पेमेंट पब्लिक को कर देती है। तो इस सिचुएशन में जनता के पास मौद्रिक आय बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति की सिचुएशन उत्पन्न होती है। लास्ट है इसमें सार्वजनिक एवं निजी विनियोगों में वृद्धि। जब देश में सरकारी तथा निजी विनियोग बढ़ता है तो दोनों ही प्रकार के व्यय से एक निश्चित अवधि तक उत्पादन तो नहीं बढ़ पाता, क्योंकि तुरंत इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोडक्शन को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोडक्शन बढ़ने में। लेकिन इस सिचुएशन में जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता है लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उनके पास मुद्रा की मात्रा आ जाती है और ये जो टाइम पीरियड है जिसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, तो इस टाइम पीरियड में मुद्रास्फीति की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। ये हुए इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाले प्रथम प्रकार के घटक, जो कि मौद्रिक आय को बढ़ाकर इन्फ्लेशन की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्पादन की मात्रा या पूर्ति को घटाने वाले तत्व, जो कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन के लिए समान रूप से रेस्पॉन्सिबल है। इसमें फर्स्ट है प्राकृतिक संकट। जब देश में सूखा, बाढ़ या अन्य किसी प्रकार का प्राकृतिक संकट उत्पन्न होता है तो इससे देश की उत्पादन वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे देश में उत्पादन की मात्रा व पूर्ति में कमी आ जाती है और जबकि मौद्रिक आय स्थिर रहती है, इसलिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन को ये जन्म देती है। नेक्स्ट है औद्योगिक संकट। जब देश में मजदूरों द्वारा हड़ताल या उद्योगपतियों द्वारा तालाबंदी कर दी जाती है तो इससे उत्पादन कार्य उस समय तक अवरुद्ध हो जाता है जब तक कि इन समस्याओं को सॉल्व आउट नहीं कर लिया जाता। इससे देश में उत्पादन में कमी आती है और मौद्रिक आय स्थिर रहती है, जिसके कारण इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है सरकार की औद्योगिक नीति। यदि सरकार उद्योगों पर अत्यधिक नियंत्रण लगाए या लाइसेंस नीति के क्रियान्वयन में शिथिलता दे दे तो इससे नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में अनावश्यक विलंब होगा, जिससे उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा और मौद्रिक आय स्थिर रहेगी। इससे वस्तुओं की डिमांड बनी रहेगी और ये सिचुएशन इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगी। नेक्स्ट है सरकार की करारोपण रीति। अत्यधिक करारोपण से पूंजी विनियोग को हतोत्साहन मिलता है, जिससे उत्पादन वृद्धि का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और मांग बनी रहती है लेकिन पूर्ति नहीं बढ़ पा रही। इससे मूल्य स्तरों में वृद्धि होती है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को
जन्म देती है। नेक्स्ट है व्यापारिक नीति। यदि अधिक विदेशी विनिमय कमाने या देश में विदेशी विनिमय संकट को दूर करने के लिए आयातों को हतोत्साहित किया जाए और निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाए तो ऐसी सिचुएशन में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्ध पूर्ति देश में कम हो जाएगी। इससे इंटरनल डिमांड बढ़ने से मनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी। कभी कभी देश में ही वस्तुओं की क्रय विक्रय पर कठोर नियंत्रण लगा दिया जाता है, अर्थात एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वस्तुओं के आने जाने पर या आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिससे भी मनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है संग्रह प्रवृत्ति। जब लोगों में वस्तुओं को संग्रहित करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है अर्थव्यवस्था में, लेकिन मांग स्थिर बनी रहती है। इससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और मनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। देश में जनसंख्या वृद्धि होने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी, उसके अनुरूप पूर्ति नहीं बढ़ पाएगी, इससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट है उत्पादन लागत में वृद्धि। देश में जब उद्योगों में श्रम शक्ति की कमी हो जाती है या श्रम संघों के दबाव के कारण मजदूरी में वृद्धि हो जाती है या उत्पादन ह्रास नियम के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है तो इस सिचुएशन में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है, क्योंकि वस्तुएं कम लागत पर बेची नहीं जा सकती और अधिक लागत पर उसे जो खरीदने वाले हैं वो खरीद नहीं पाते, तो ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन को जन्म देती है। लास्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अर्थात प्रौद्योगिकी परिवर्तन। जब देश में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का दौर चलता है तो अल्पकाल में उत्पादन कार्य रुकने से पूर्ति कम हो जाती है और ये मनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन को उत्पन्न करती है। इस प्रकार मुद्रा प्रसार इन कारणों का सामूहिक अथवा व्यक्तिगत परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फ्लेशन का विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाला प्रभाव अर्थात इफेक्ट्स और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति के आर्थिक प्रभाव, और लास्टली हम देखेंगे मुद्रास्फीति के सामाजिक राजनीतिक एवं नैतिक प्रभाव। इन सभी प्रभावों की डिटेल में स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।